लगातार माइनिंग के कारण पेड़ काटे जा रहे हैं और इस बार तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में काटे जाएंगे। तो कांग्रेस इस पर क्यों स्टैंड नहीं ले रही? क्योंकि जब तक ग्रामवासी या लोग कांग्रेस के पास नहीं आएंगे तो कांग्रेस इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। पोर्ट्स अदानी को दे रहे हैं, एयरपोर्ट्स अदानी को दे रहे हैं, रोड्स अदानी को दे रहे हैं, माइंस अदानी और आरओ वही अडानी पे लग रहे हैं। तो मतलब पब्लिक के साथ साथ हम सब लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर सच क्या है। अदानी नाम ही एक ऐसा नाम हो गया है जो लोग अब सोचने लगे हैं कि ये चला रहे हैं। हम आने वाले समय में क्या देखें कि बाबा साहब अगले कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में हमें देखेंगे। उनका जो बयान आया वो काफ़ी चौंकाने वाला था कि बाबा तो दिल्ली के नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है, वो प्रदेश में क्या करेंगे। यार ये फार्मूला तो छत्तीसगढ़ में भी था, तो फिर PS बाबा साहब के साथ ऐसा। लेकिन कांग्रेस की जो राजनीति है वो गुटों में बटी है, जिसके कारण वो कभी भी एक होकर नहीं लड़ पाती। नमस्कार, मैं हूँ राजेश लाहौटी और आप देख रहे हैं 10 सूत्र स्पेशल इंटरव्यू। आज हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता TS सिंहदेव। TS सिंहदेव को प्यार से लोग TS बाबा भी कहते हैं और बाबा साहेब भी कहते हैं। तो आज हम कांग्रेस से जुड़े हुए और छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़े हुए खासकर कुछ सवाल हम बाबा साहब से करेंगे और बाबा साहब हम सबके सामने हैं। तो आइए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। बस्तर के ये हालात है जिससे आप वाकिफ़ हैं पूरी तरह से। हसदेव अरण्य में लगातार माइनिंग के कारण पेड़ काटे जा रहे हैं और इस बार तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में काटे जाएंगे। तो कांग्रेस इस पर क्यों स्टैंड नहीं ले रही? क्यों उसका विरोध उस तरीके से नहीं कर पा रही है जिससे आदिवासी या जो ग्रामवासी जो चाहते हैं वो वहाँ तक पहुँचे? हमें कांग्रेस ने अपने तरफ से पहल जरूर की है। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, मैं ऐसे या किन्हीं मामलों में कभी दखल नहीं देता जब तक गांव वाले ना बोलें। मेरा ये मानना रहता है कि ये उनकी बात है, उनका जीवन है, उनकी संपत्ति है। मैं जाके अपने से कहूँ कि ये मत करो, ये करो, तो मुझे वो दखल लगता है जी। अगर उनको कभी भी महसूस होता है कि नहीं, हमको किसी की ज़रूरत है, व्यक्तिगत मेरी हो या पार्टी मेरे माध्यम से पार्टी की हो, तो जब भी खबर आई है मैं हमेशा गया हूँ और मेरे से जो भी पहल बनी है मैंने की है। और पिछले 30-40 सालों में अनेकों ऐसे उदाहरण होंगे, लेकिन अपने से मैं कभी नहीं गया। जैसे एक NGO मान लीजिए या पर्यावरण की रक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति या समूह मान लीजिए, उन लोग अपने से आगे से जाके वो काम करते हैं। मेरा दृष्टिकोण भिन्न इसलिए है कि मैं अपने आप को एक जनप्रतिनिधि के रूप में देखता हूँ, सीमित दायरे में, और दखल नहीं करना जब तक कि उनको दिक्कत नहीं है। अगर हम इसी को कांग्रेस पार्टी मान के चलते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में लें कि जब तक ग्रामवासी या लोग कांग्रेस के पास नहीं आएंगे तो कांग्रेस इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, या उसे करना चाहिए छत्तीसगढ़ को ध्यान में रखते हुए कि ये गलत हो रहा है? मुझे लगता है तब तक नहीं करना चाहिए जब तक लोग ना कहें, क्योंकि उसको मैं दखल मानता हूँ। अच्छा। वो नहीं चाहते कि आप आओ, वो तो जानते हैं कि जनप्रतिनिधि हैं जी। आपने सरगुजा का ही कहा, तो हसदेव अरण्य वाला जो क्षेत्र है, मैं उसी विधानसभा से विधायक भी रहा, सरगुजा का निवासी हूँ, वहाँ के एक प्रमुख परिवार का व्यक्ति हूँ, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। फिर भी अगर वो नहीं आ रहे हैं, मतलब वो नहीं चाह रहे हैं। एक तरह से मैं ये मान रहा हूँ कि वो नहीं चाह रहे हैं कि आप दखल करो, हम अपने से कर लेंगे, ये आएंगे तो कांग्रेस भाजपा ना हो जाए, हाँ, ये आ जाए कि कुछ और हमारा नुकसान ना। मैं बहुत चीज़ सोच के उस निर्णय पे पहुंचता हूं कि अपने से जाके आप बिगाड़ तो नहीं रहे हो। बिल्कुल। आप अपना झंडा लेके चले गए, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हम आपको बचाने के लिए आए। वो आपको बुला ही नहीं रहे हमको बचाने के लिए। बिल्कुल। तो ये हो सकता है मेरा दृष्टिकोण गलत हो, लेकिन मैं इसी सीमा के अंदर, जी बिल्कुल, मैंने पिछले 40-50 साल से जो भी राजनीतिक काम किया है, मैंने हमेशा यही किया कि मालूम भी है कि कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन अगर सामने वाले नहीं चाहते हैं, मैं कुछ बोलूँगा कि तो हमने आपको बुलाया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो एकदम सही है। अच्छा, लोगों के मन में इन दोनों एक बड़ा सवाल है। उस सवाल को लेके मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने छत्तीसगढ़ में माइनिंग से रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड हर चीज़ देखी है।
आप उसको बहुत बखूबी बारीकी से आपने उसका ऑब्जर्वेशन भी किया है। मैं जानना चाहता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तब बीजेपी यह आरोप लगाती थी कि कांग्रेस अडानी से मिली हुई है और उसके लिए सारे वन क्षेत्र वगैरह उपलब्ध करा रही है। बाकायदा इस संबंध में ट्वीट, पोस्टर्स और जो भी चीज़ें थी सोशल मीडिया पे प्रचारित भी होती थी और वर्बली भी बहुत कुछ कहा जाता था। अब एक बार फिर मैं इसी संदर्भ में आपके पास आना चाहूँगा कि जब अब भाजपा की सरकार है और कांग्रेस अब इसी तरह के आरोप लगा रही है और भाजपा की सरकार में खुद माइनिंग हो रही है और आरोप वही अडानी पे लग रहे हैं, तो मतलब पब्लिक के साथ साथ हम सब लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर सच क्या है। अदानी एक बड़े उद्योगपति के रूप में विगत 15-20 साल में उभरे। इनका ना तो कोई नाम पहले जानता था, ना इनकी कोई विशेष पहचान थी। आज ये देश में एक बहुत बड़े औद्योगिक और बिजनेस घराने के रूप में ये स्थापित हो गए और हर चीज़ में ये बात जुड़ जा रही है कि अडानी, बिल्कुल। तो ये अडानी के लिए किया जा रहा है। ये अडानी पोर्ट्स अडानी को दे रहे हैं, एयरपोर्ट्स अडानी को दे रहे हैं, रोड्स अडानी को दे रहे हैं, माइंस पावर प्लांट्स अडानी को दे रहे हैं, सीमेंट प्लांट्स अडानी को। तो ये अडानी नाम ही एक ऐसा नाम हो गया है जो लोग अब सोचने लगे हैं कि ये चला रहे हैं। इनका इतना प्रभाव है कि जैसा वो चाहते हैं वैसा करा लेते हैं। बिल्कुल। जब ये प्रकरण चालू हुए थे उस समय अडानी का नाम कहीं था भी नहीं और अगर सीमित रहें हसदेव में, हालांकि उसके पहले देखिए हम लोग के क्षेत्र में कोयला खदान भी खुले। कोयले खदान जब खुले तो उसमें भी विस्थापन और नौकरी को लेके बातें आई, पर्यावरण इत्यादि को लेके बातें नहीं आई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उपक्रम उसमें लगा था, SCCL एजेंसी थी खुदाई करने की और विस्थापन और मुआवजा इत्यादि तय करने की। तो उस समय भी जब लोग आते थे तो हम लोग जाते थे और इश्यूज वही हैं। बिल्कुल। इशू अडानी नहीं है, इशू है लोगों के सामाजिक परिवेश के समझिए पूरा तरह से उजड़ जाना, उनका उनकी रोजगार, नौकरियों का क्या होगा, उनके मुआवजा किस प्रकार से मिलेगा। इश्यूज, बेसिक इश्यूज सेम है वो है, लेकिन उसको अडानी से जोड़ दिया जाता है। उनके ऊपर अब हो गया इशू अडानी। दरअसल पॉलिटिकल अडानी आ जाता है और बाकी बेसिक इशू ऐसा अलग लगने है। लगा है कि ये यही सब कुछ जी, बिल्कुल। कर ले रहा है। अब अपन हसदेव अरण्य से थोड़ा सा अलग हटके चलते हैं बस्तर की तरफ। बस्तर को लेकर खासकर अभी इन दिनों का आपने काफ़ी डेवलपमेंट सुने हैं कि बस्तर जो है अब नक्सल मुक्त हो गया है। हम बात तो छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होने की करते हैं, लेकिन बस्तर ही खैर प्रभावित था, उसके 7-8 जो जिले थे अब वो काफ़ी हद तक जो पहले प्रभावित थे वो मुक्त हो गए, ऐसा पूरा दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से। एक तो हम इसके बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में ये दावा कितना सच है। दूसरा, बस्तर को अब सहकारिता हब के रूप में डेवलप करने की बात हो रही है, तो इस पर आपकी एक टिप्पणी चाहता हूँ। इसमें नक्सल गतिविधि अगर देखें तो ये 80-90 के दशक में जब आंध्र प्रदेश, तत्कालीन आंध्र प्रदेश में दबाव बना नक्सली गतिविधियों से जुड़े हुए समूहों के ऊपर, और ये एक्सट्रीम लेफ्ट विंग विचारधारा के लोग रहे, और आंध्र आज़ादी के पहले भी लेफ्ट विंग का गढ़ रहा था, बिल्कुल कम्युनिस्ट पार्टी का वो गढ़ रहा था। तो स्वाभाविक रूप से वो कम्युनिस्ट पार्टी से और एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ जाना कठिन चीज़ नहीं थी। वो जब विचारधारा आई तो CPI से CPIM, CPIM से CPIML और माले उधर, और फिर ये नक्सल विचारधारा, वो लोग जब प्रभाव में आए शासन की प्रक्रिया के, तो ये आके बस्तर में आके इनने शरण ली, पनाह लिया जंगलों में। यहाँ शांत कोई कुछ कर नहीं रहा है, अभी यहीं रहो, और यहाँ से उनने बिल्डअप चालू किया। तो बिल्डअप ही छत्तीसगढ़ में वहाँ से चालू हुआ। जो बंगाल से विचारधारा नक्सलबारी इत्यादि ये सब जो चला, वो समझिए कि बिहार होते हुए छत्तीसगढ़ के उत्तरी छोर में सरगुजा अंचल, जशपुर, यहाँ तक प्रभाव रहा। हाँ, सीमा की उस पार लोग थे। बिल्कुल। लेकिन 2000 के आसपास दिग्विजय सिंह जी
जब मुख्यमंत्री थे और छत्तीसगढ़ के हिस्से के लिए आखिरी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के उसके बाद विभाजन हो गया था। तो उनकी आखिरी दौरा जब उस क्षेत्र में हुआ था तो उसमें मुझे याद है उनने भाषण में कहा कि ये कुछ लोग आ रहे हैं और ये इस प्रकार की गतिविधि कर रहे हैं, लेकिन ये यहाँ वेलकम नहीं है। मंच से दिग्विजय सिंह जी ने इस बात को कहा था। उस समय सुगबुगाहट चालू हो गई थी कि उनके लोग कुछ आते हैं और घूम के चले जाते हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन उपस्थिति हो रही है, अब आ रहे हैं। तो उस समय बिहार, अब झारखंड, यहाँ से लोग आ रहे हैं और उस एरिया में भी घूम के चले जा रहे हैं। और उस समय मंच से ये कह दिया गया था, बहुत बड़ी बात, उपस्थित था। तो वहाँ से 80-90 के दशक में बस्तर, 2000 आते आते सरगुजा अंचल, जशपुर एरिया, और समझिए कि उड़ीसा से प्रभाव पड़ा तो आपका गरियाबंद इत्यादि इलाका, महाराष्ट्र से प्रभाव पड़ा तो आप समझिए कि मोहला, मानपुर इत्यादि, ये सब जो जंगल का इलाका पूरा, जहाँ जहाँ छत्तीसगढ़ में जंगल, गरियाबंद वगैरह पूरा बॉर्डर इलाका आ जाता है जो पूरा। और आप देखेंगे कि चाहे आप बस्तर से आप कांकेर होते हुए, गरियाबंद होते हुए, कोना कोना आप चले जाओ, रायगढ़ होते हुए, जशपुर होते हुए, ये आपका एक छोर पूरा जंगल, फिर सरगुजा पूरा जंगल, फिर आप उतरो मध्य प्रदेश सिंगरौली से होते हुए नीचे तक आप उतर के जाओ और यही बॉर्डर का पूरा इधर गढ़चिरौली तरफ लगा हुआ। और यहाँ से फिर आप अमरकंटक के जंगल आ गए और यहाँ छत्तीसगढ़ के जंगल आ गए, पेंड्रा से होते हुए आप निकल जाओ, फिर आप उतर जाओ कवर्धा तरफ, बिलासपुर से कवर्धा उतर जाओ, कवर्धा से फिर अपन पहुंच गए नारायणपुर इत्यादि। ये पूरा जंगल का क्षेत्र, बगल में राज्यों में जो गतिविधियां नक्सल चल रही थी, चालू हुई नक्सलबारी, बिल्कुल, आंध्रा, पुरानागढ़ कम्युनिस्ट का, बिल्कुल, और ये इस तरह से फैल के, तो इनमें जो एक्शन फिर गवर्नमेंट पहले देखा, गवर्नमेंट ने जब तक देख रही थी गवर्नमेंट 80-90 के दशक में, तब तक इन लोग एक्टिव हो गए, इनकी जड़ें जम चुकी थी, जड़ इनने जमा के काम अपना हिंसा के आधार पे काम चालू कर दिया था। फिर गवर्नमेंट्स आई, गवर्नमेंट्स गई, जोगी जी आए 3 साल मुख्यमंत्री के रूप में, 15 साल रमन सिंह जी, 5 साल भूपेश बघेल जी। तो लगातार छत्तीसगढ़ बनने पे जब 5-6 बटालियन ही पूरे छत्तीसगढ़ में थे, आज हम 65 की स्थिति में आ गए, 66 की स्थिति में आ गए। यानी उनकी उपस्थिति को काउंटर करने के लिए क्रमशः एक योजना, चाहे छत्तीसगढ़ में किसी भी दल की सरकार रही हो, चाहे केंद्र में किसी भी दल की सरकार रही हो, एक सुनियोजित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से फोर्स को बढ़ा के इनको काउंटर करने का चलता गया। वो सिलसिला मेरे ख्याल से सरगुजा में रमन सिंह जी के आखिरी साल, और ये कांग्रेस भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री रहे, ये साल, इसमें सरगुजा अंचल, जशपुर अंचल ये मुक्त हो गया था, और वहाँ से बटालियनों को भी हटाना और इस तरफ भेजना, ये सारे क्रम चालू हो गए थे। उस समय बात उठती थी कि बाबा वो हट रहे बटालियन, थोड़ा बोलिए कि मत हटाएं। तो एक सुरक्षा का भाव भी जो था, सुरक्षा है तो चलिए हम लोग बचें, हटाने के बाद भी कोई घटनाएं नहीं हुई। तो ये हिस्सा छत्तीसगढ़ का तो मुक्त लगभग हो ही चुका था, और रहा हिस्सा फिर करते 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 आपका गरियाबंद, कवर्धा से नीचे का हिस्सा, धीरे धीरे निपटते तो जो ये होता है कि एकदम से आए और एकदम से कर दिया, वो सच्चाई से परे है। तो ये योजनाबद्ध तरीके से होते होते अब जाके बस्तर में सरेंडर का ये सिलसिला चालू हुआ। अच्छा, बात आते हैं कुछ पॉलिटिकल इश्यूज को लेके जो इन दोनों काफ़ी गरमाए हुए थे, खासकर कांग्रेस को लेके। काफ़ी समय से जब सत्ता परिवर्तन हुआ है राज्य में, तो एक आम आदमी और पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हर आदमी सोच रहा था कि अब बाबा साहब बहुत जल्दी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नजर आएंगे, और ये पिछले करीब 2 साल से ये कयास लगातार चल रहा है, खासकर लोकसभा चुनाव के बाद से, जब कांग्रेस बहुत बुरी तरह से लोकसभा में भी हारी,
तो उसके बाद से ये लगातार चल रहा था। अब करीब 2.5 साल से ज़्यादा हो चुका है इस सरकार में भी, और वर्तमान जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनका भी कार्यकाल खत्म होने की स्थिति में। तो हम आने वाले समय में क्या देखें कि बाबा साहब अगले कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में हमें दिखेंगे? ये एक और 2.5 साल वाला सिलसिला हो गया। एक मुख्यमंत्री वाला 2.5 साल वाला सिलसिला था। हाँ बिल्कुल। एक ये 2.5 साल की अपन बात कर रहे हैं कि इस सरकार को 2.5 साल, कांग्रेस हम लोग हारे, उसको 2.5 साल हो जा रहे हैं। ये देखिए, मीडिया में बातें आती हैं और आजकल मीडिया का उसकी पहुंच बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा। सोशल मीडिया और मीडिया इसको लेके देखिएगा, बहुत सारे लोगों तक बात चली जाती है। बिल्कुल। पहले कहीं बात उठती थी तो कोई खास चर्चा का विषय नहीं बनता था। विश्लेषण है और विश्लेषण होके बात हो, फिर अगला किसी चीज़ का विश्लेषण। अब जब ये विश्लेषण होते हैं इस गहराई तक और इस फैलाव से ये जानकारी लोगों तक पहुंचती है कि वो चर्चा का विषय बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी, तो सामान्य एक बात होती है कि चेंज होगा। इसके पहले जब हारी तो पीसीसी चेंज हुए। दिल्ली में हम चुनाव हारे तो स्वयं राहुल जी ने कहा कि मैं अध्यक्ष पद छोड़ रहा हूं। तो सामान्य रूप से ये बातें होती हैं। तो अब अगर ऐसा होगा तो कौन? तो 10-20 जो नाम रहते हैं उसमें मेरा नाम भी शामिल मान लीजिए, तो बात सामने आ जाती है। फिर चलता है सिलसिला आगे, फिर विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव, उसमें भी परिणाम अच्छे नहीं आए। फिर कि अब तो चेंज होगा, तो फिर वही जो नाम है उसमें जो एक नाम गिने आ चुने जाता नाम है जो गिने चुने। अब देखिए, मीडिया का काम जो चर्चा लोगों में हो रही है उसको दर्शाना है, लोगों की जो जिज्ञासा है उसको दर्शाना है। मीडिया अपने से तो कोई चीज़ उपज वो करती नहीं है, लोगों की बातों को लोगों तक पहुंचाना ताकि वो उनकी रुचि के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। वो टीआरपी तक हम फिर चले जाते हैं, वो एक अलग बात होगी। लेकिन आखिर मीडिया उसी बात को तो उठाने की कोशिश करती है जो लोगों के बीच वो पाती है। ये चर्चा हो रही है इसकी, तो लोकसभा के बाद फिर वही चर्चा, फिर पंचायती राज और नगरीय निकाय के बाद फिर वही चर्चा कि सफलता नहीं मिली, तो फिर उड़ीसा में चेंज हो रहा है, बंगाल में चेंज हो रहा है, झारखंड में चेंज हो रहा है, हिंदुस्तान में कई जगह चेंज हो रहा है, हिमाचल में चेंज हो गया। लेकिन जब ये बात इस दिनों जब फ्लोर पे आने लगी तो उसमें जो वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है दीपक बेज, उनका जो बयान आया वो काफ़ी चौंकाने वाला था कि बाबा तो दिल्ली के नेता हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है, वो प्रदेश में क्या करेंगे। तो ये तो नए नौजवानों के लिए छोड़ देना चाहिए, मतलब जो बहुत सारी चीज़ें आई। उनका दृष्टिकोण एक आया सामने, थोड़ा नया किस्म का दृष्टिकोण, एकदम से जल्दी ऐसी बात नहीं होती है। लेकिन वो ठीक है, अपनी बात उनने रखी। मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा उसमें कुछ है। और अंततः देखिए, जो निर्णय होते हैं ये हम जितने राजनीतिक दल हैं उनके, जिसको हम हाईकमांड कहते हैं, वो करते हैं। चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य दल हो, उनके जो शीर्षस्थ नेतृत्व है वो तय करता है। और ये जो नाम सर्कुलेशन में रहते हैं वो बैठे तो रहते नहीं है। राजनीतिक दल के शीर्ष नेतृत्व जो है, डेली इनपुट उनके पास जाता है, बिल्कुल डेली, और वो जानकारी एकत्र होती रहती है। और समय पे जब निर्णय लेने की बात आती है तो अपने हिसाब से प्रदेश की भी स्थिति, देश की भी स्थिति, संतुलन, आजकल सामाजिक संतुलन, बहुत सारी बातें, उम्र का संतुलन, यंगस्टर्स को चांस देना, ये सारी बातों को, कई सारे फैक्ट्स जो हैं, हाँ, कहीं किसी को किया, कहीं किसी को किया, कहीं किसी को किया। आप छत्तीसगढ़ देखोगे तो एक राज दिखेगा, लेकिन 36-37 प्रदेश कांग्रेस कमेटियां हैं। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस की, तो वो 37 कांग्रेस कमेटियों को वो देख के निर्णय लेते हैं, कहाँ कौन, कहाँ कौन, कहाँ कौन, कहाँ कौन, कहाँ कुछ उम्र वाले, कहाँ कोई जवान, तो कहाँ कोई मिडिल एजेड, कहाँ ये इफेक्टिव रहेंगे चुनाव के लिए, ये ठीक रहेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स को लेके ये एक्चुअली बिल्कुल उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम लोग के पास इतनी जानकारी रहती है,
उनके पास इतनी जानकारी रहती है बिल्कुल बिल्कुल। और विवेक भी है। ठीक है, राजनीति है, इसमें ऊपर नीचे होता है, लॉबिंग होती है, तो फलाना क्या ढिमकाना। हम आने वाले समय में इसमें बदलाव देखेंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर, या आगे भी इसी तरह की बयानबाजी ही सामने आती रहेगी? बयानबाजी तो आपके अपने शब्दों में जरा वो थोड़ा ठंडी सा- हो जाएगी। जब चेंज नहीं होता है तो अपने आप ठंडी हो जाएगी, चेंज होता है तो ठंडी हो जाएगी। तो बयानबाजी तो ठंडी हो ही जाती है। अच्छा, एक बड़ा अच्छा इन दिनों एक जो घटनाक्रम हुआ और सब लोग जो है उस पर अपनी तुरंत राय भी देने लगे हैं। मामला कर्नाटक का है, सिद्धारमैया और डी के शिव कुमार। अब उस समय तक कुछ लोगों को पता था, कुछ को नहीं पता था। जो प्रबल दावेदार थे डी के शिव कुमार थे उस समय मुख्यमंत्री पद के, बाद में सिद्धारमैया को बनाया गया। और अभी जो डेवलपमेंट हुआ वो ये कि 2.5 साल बाद जो भी परिस्थिति रही उनको हटाकर अब डी के शिव कुमार को बनाया गया मुख्यमंत्री। तो वो जो 2.5 साल का फार्मूला है, अब लोग एक कयास लगाने लगे हैं, लोग बातों में ये चीज़ें आने लगी लोगों के कि यार ये फार्मूला तो छत्तीसगढ़ में भी था। तो फिर टी.एस. बाबा साहब के साथ ऐसा क्यों, यहाँ क्यों नहीं अपनाया हाईकमान ने, कर्नाटक में क्यों अपनाया? ये ऐसा था कि नहीं था, ये भी मीडिया में खूब चला। लेकिन छत्तीसगढ़ में था शायद ऐसा, कई बार कई माध्यमों से आया था शायद। पार्टी हाईकमांड ने भी अभी ऐसा कभी नहीं कहा, यानी अधिकृत तौर पे पार्टी ने कभी नहीं कहा कि ऐसा कोई निर्णय है। ये संभावनाएं हैं, ऐसी बात हुई होगी, उस लाइन पे बात चल रही थी। कर्नाटक में भी जो हुआ, तो यहाँ तो जब चुनाव हुआ था तो मुख्यमंत्री के कोई भी फेस नहीं थे। हाँ, हम लोग साथ में बैठते थे, साथ में ये करते थे, आपस में ज़रूर कभी कभी बात करते थे कि दिल्ली पे ही छोड़ देना है, यहाँ आपस में इसका वो नहीं करना है। और संयोग ऐसा रहा कि अच्छे परिणाम आए और 4 लोग दिल्ली बुलाए गए, 4 में से फिर एक चयनित हुए मुख्यमंत्री के रूप में। कर्नाटक में चुनाव के पहले से ही 2 नाम काफी चर्चा में थे। डी के शिव कुमार जी पीसीसी के प्रेसिडेंट थे, बिल्कुल। सिद्धारमैया जी सीएलपी लीडर भी थे और इसके पहले चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे, अच्छी पकड़ वाले भी माने जाते थे सामाजिक तौर पे भी और परिपक्व भी, हालांकि दूसरी पार्टी से आए। तो उस समय से ये बात थी कि सीएम कौन बनेंगे, और दोनों मंच पे भी एक साथ मीडिया में भी आते थे कि नहीं हमारे बीच में कोई ऐसा नहीं है, वो हम बिल्कुल तय हो जाएगा कौन बनेंगे। तो वो एक संभावना वहाँ पर थी। और जैसा होता भी है, कई जगह राजनीति में होता भी है कि पहल भी आदमी करता है अपने लिए, आदमी वो बात पहल सही है। लेकिन पहल भी मैं करता है, हाँ, तो लेकिन कई बार जैसे क्या ना, छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस सरकार थी तो ये बात लगातार आई थी, सरकार के माध्यम से भी, सरकार से जुड़े लोगों के माध्यम से भी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, और जितने जानकार थे जो उस समय चुनाव से जुड़े हुए थे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, सबकी तरफ से ये बातें लगातार आ रही थी कि 2.5 साल के फार्मूले में चीज़ें कैसी रहेगी। बाबा का टाइम आ रहा है 2.5 साल, या बाबा का टाइम पहले था, मतलब इस तरह की चीज़ें काफ़ी चर्चा रहती है, उसकी एक रोचकता भी मतलब रहती आपका है। कहना है कि उसमें सच कुछ भी नहीं? बहुत सारी बातें पार्टी की जो रहती हैं वो मान लें कि जैसे हाईकमांड ने कुछ इसके बारे में बोले ही नहीं, तो वो बंद कमरे की हो गई, उसकी मर्यादा फिर रहनी चाहिए। सामने तो पार्टी ने कभी कुछ नहीं कहा, बिल्कुल। तो ये मानना चाहिए कि जब पार्टी नहीं कह रही तो वो बात वहीं तक रहने दिया जाए। अच्छा, एक चीज़ और मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ, बीजेपी और कांग्रेस को लेकर आप बहुत बारीकी से देखते हैं चीज़ों को, खासकर पॉलिटिक्स को, और पॉलिटिक्स की तरह नहीं लेते हैं आप, बहुत एक सामान्य आदमी की तरह ही लेते हैं और अपने विचार भी उसी तरह से व्यक्त करते हैं। मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी जब भी दोनों चुनाव लड़ती है, स्टेट में ये मान के चला जाता है कि कांग्रेस का काफ़ी अच्छा आधार है, लेकिन कांग्रेस की जो राजनीति है वो गुटों में बटी हुई है, जिसके कारण वो कभी भी एक होकर नहीं लड़ पाती है। अभी हाल में स्थिति फिर एक बार ऐसी बनी है कि फिर वो गुटों में एक तरह से बिखर गई है। तो ऐसा क्यों है कि कांग्रेस हमेशा गुटों में ही बटी हुई रहती है और कभी एक नहीं हो पाती है?
कभी एक नहीं हो पाती, ये तो सही नहीं है, क्योंकि अपन देखें कि जो क्षेत्र छत्तीसगढ़ का ही ले लें, मध्य प्रदेश का ले लें, एक विश्लेषण में पिछले चुनाव के पहले देख रहा था कि 15 विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें 10 बार कांग्रेस की सरकार बनी थी, 5 बार बीजेपी, एक बार जनता पार्टी, 4 बार बीजेपी की सरकार, 4 में 3 तो रमन सिंह जी की थी। बिल्कुल। तो ये क्षेत्र और विशेष करके छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, ये कांग्रेस के जड़ें यहाँ मजबूत दिखती थी। बीजेपी ने यहाँ गेन किया है, बिल्कुल पीछे थी बीजेपी ने यहाँ गेन करके ऐसी एक स्थिति बना ली है कि बेसिक वोट शेयर दोनों के करीब करीब, मिनिमम वोट शेयर एक करीब 30-35% का, 35% का दोनों के पास है। उससे नीचे दोनों पार्टियां हारने पर भी नहीं जाती, और जो स्वतंत्र नागरिक हैं वो जिस तरफ अपना मत ज्यादा दे देते हैं पलड़ा, उस सरकार उसकी बन जाती है, सरकार उसकी बन जाती है। और ग्रुप की बात करें तो भाजपा में भी ग्रुप ही ग्रुप हैं, परंपरागत रहे हैं। पटवा ग्रुप, तो ये ग्रुप, तो वो ग्रुप, तो गौड़ ग्रुप, तो भारतीय ग्रुप, तो ना जाने कितने। यहाँ का छत्तीसगढ़ का देखिएगा तो ब्रिजमोहन ग्रुप, तो हाँ, लेकिन रमन सिंह नए ग्रुप। सिनेरियो में अगर हम देखें तो अब ये सारे ग्रुप गायब है, अब एक ही ग्रुप बचता हुआ। आज भी ग्रुप ही ग्रुप है बीजेपी में भी, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देता या आवाज नहीं आती शायद। अंतर जो मैं महसूस करता हूँ कि वो ठीक जो उल्टा बात उल्टी होती है कि कांग्रेस एक जगह से चल रही है और ये है वो है। कांग्रेस में उसको प्रजातांत्रिक तौर तरीके कहें या खुलापन कहें, कहीं ज़्यादा है। और बीजेपी में जैसे डिसिप्लिन कहें या जकड़न कहें, वो कहीं ज़्यादा है। कांग्रेस बनी ही, इसका जो बेसिक स्वरूप रहा वो देश भर के प्रभावशाली लोगों को जोड़ के एक विचारधारा में, जो पहले स्वतंत्रता थी, फिर कुछ सोशल पॉलिसीज़ हो गई, देश के लिए पॉलिसीज़ हो गई, उसमें पिरो के आप पूरे देश के लोगों को कांग्रेस ने बांध के एक पार्टी के रूप में आज़ादी के बाद चुनाव लड़ा और सफलता मिलती रही। ये समूहों का था कांग्रेस का, जिसे कैडर कहते हैं, बिल्कुल, कि उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, वो जकड़न वाला, वो कांग्रेस ने डेवलप नहीं किया। यही आरएसएस है जो कांग्रेस के सेवा दल के ही सदस्य 2 साल बाद सेवा दल के गठन के पृथक होके आरएसएस को बिल्कुल गठन करते हैं। हेडगेवार जी सेवा दल में थे, 1923 में सेवा दल की स्थापना हुई और 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। तो वो विचारधाराओं की भिन्नता माने या जो माने, और वहाँ उनने एक कैडर डेवलप किया। कांग्रेस ट्रेनिंग और अपने जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो एक विचार से जुड़ के काम करने के लिए सहमत होते हैं, उस पैटर्न पे चली। तो ये कारण है कि कांग्रेस में जो ग्रुपिज्म है वो दिखता है, क्योंकि वो नहीं है। वो या तो डिसिप्लिन कहिए जो कि अच्छा शब्द है, या जकड़न कहिए जो अच्छा स्वरूप नहीं है। लेकिन बीजेपी में वो नहीं दिखता है, वो कंट्रोल कहीं ज्यादा है। बिल्कुल, वो कंट्रोल सकारात्मक नकारात्मक जिस पहलू से आप देखिए, कांग्रेस में डिसिप्लिन है पर खुलापन, विरोध का भी जिसे कहते हैं। पर ये जो ग्रुपिज्म जो दिख रहा है, जो हो रहा है, इसके कारण कहीं ना कहीं नुकसान तो होता ही है। उसको हम सब जो इसमें रहते हैं जानते हैं, समझते हैं। अब देखिए, कांग्रेस के इतिहास में चले जाइए तो मुझे वही दृष्टांत बार बार याद आता है कि महात्मा गांधी जी ने त्रिपुरी कांग्रेस में जिस कैंडिडेट को खड़ा किया था, उस कैंडिडेट के विरुद्ध सुभाष चंद्र बोस जी चुनाव जीते। गांधी जी के काफी प्रचलित है ये, काफी प्रचलित, हम लोग जिसको कहते हैं किस खेत की मूली है। गांधी जी के कैंडिडेट को सुभाष चंद्र बोस जी ने चुनौती दी सफलतापूर्वक, और वो जीते। और स्थिति क्या बनी कि गांधी जी ने फिर कहा कि हाँ नहीं, वो जो कार्यकारिणी के सब जो पुराने सदस्य हैं सब इस्तीफा दे दें, अब ये नया बॉडी बनाएंगे।
हो सकता है सुभाष चंद्र बोस जी ने उनके कुछ भाव को भांपा हो, तो उन्होंने कहा नहीं बाबू, ये चलाना आप ही के मार्गदर्शन में चलना है, मैं इस्तीफा दूंगा। तो चुनाव जीतने के बाद भी तो उसको हम अगर ग्रुपिज्म कहें तो, और कांग्रेस में मुखर पृथक पृथक विचार खुले मंच में प्रकट होते रहे। पूरा कांग्रेस का इतिहास आप देख लीजिए, आजादी के आंदोलन से लेकर आजादी के बाद तक वो सिलसिला बना रहा। फिर भी एक तरह के अगर चुनाव जीतने को एक लक्ष्य माने कि देश में अगर संचालन करने की स्थिति में रहना है तो चुनाव अब जीतना पड़ेगा। हाँ, और वो गुटी राजनीति से उसमें नुकसान हो ही जाता है चुनावों के समय। तो साथ भी रहे और समय के साथ में नुकसान भी हुआ। जैसे भाजपा में इस समय कई वरिष्ठ नेताओं को ना मंत्री बनाया गया है, ना कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, बल्कि उनको संगठन की कोर टीमों से भी अलग कर दिया गया। अब वो इंडिपेंडेंट पतंगों की तरह लहरा रहे हैं आसमान में, मतलब जो भी है। लेकिन उनका विरोध, ये विरोध का स्वर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है अभी फिलहाल। मतलब जो है काफ़ी, अब इन चीज़ों को लगातार टाइम टू टाइम हो गया, लेकिन विरोध जिस दिन हुआ उस दिन भी नहीं दिखाई दिया। टिकट बंटवारा कैसा हुआ क्या, वो भी हमने देखा। लेकिन वहीं कांग्रेस में अगर किसी नेता के लिए जरा सा भी कुछ हो जाता है, या टिकट नहीं मिलता, या उसको पद नहीं मिलता है, तो वो झंडा लेके सीधा पहुंच जाता है अपने कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन के लिए। ये दोनों चीज़ें लगातार देखी जाती हैं। तो ये जो गुटी राजनीति का जो मेरा कहना है वो करीब करीब इसी तरह से है कि उससे जो एक संगठन है उसको कहीं ना कहीं डैमेज तो होता ही। ये राजनीति गुटी ना देखे, एक बात वही आती है, और मैं इसको मानता हूँ इसलिए भी कह रहा हूँ, कांग्रेस के पक्ष को लेके नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस को बचा रहा हूँ किसी तरह से, या उस नाते नहीं कह रहा हूँ, कि वाकई में कांग्रेस में खुलापन ज़्यादा है। भाजपा में जिसे क्या कहते हैं, हिम्मत नहीं कर सकते उल्टा करने। अच्छा, हाँ, आप किनारे कर दिए जाओगे, क्योंकि वो कैडर बेस्ड पार्टी है। वो लीडर पे डिपेंडेंट उतनी नहीं है काम करने के लिए, पोलिंग बूथ तक जाने के लिए या लोगों तक जाने के लिए, जितना कांग्रेस डिपेंडेंट है। अभी कांग्रेस कैडर बनाने की पहल चालू कर रही है, सीरियसली अभी चालू हो रहा है। ये कुछ दिनों में इसका प्रभाव भी आपको दिखेगा कांग्रेस के अंदर। पर अभी क्या है, अभी जो जिन्हें हम किसी भी स्तर पे प्रभावशाली व्यक्ति माने, गांव पंचायत स्तर पे माने, बीडीसी मेंबर या जनपद स्तर पे माने, जिला पंचायत जिला स्तर पे माने, नगरीय निकायों में माने, विधायक के रूप में इत्यादि, स्टेट लेवल सीनियर्स के रूप में माने, सबका जो प्रभाव है अपने अपने दायरे में, क्षेत्र में, जरूरी नहीं है कि एक क्षेत्र में ही सीमित हो, पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए लोग भी रहते हैं। तो कांग्रेस में इसको जगह है, भाजपा में इसको जगह नहीं है। गुटबाजी वहां बेशुमार है, वहां भी हम लोग जानते हैं ना, भाजपा के साथियों को हम लोग भी तो जानते हैं, हम लोग की भी तो बातें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपने जो कहा यहाँ दिखता है, वहां नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ वो डिसिप्लिन कहिए, डंडा कहिए, जकड़न कहिए, दबाव कहिए, पकड़ कहिए, जो भी शब्द जैसा इस्तेमाल करना चाहें, वहां कहीं ज्यादा है, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी व्यक्ति पे उतनी नहीं है। हाँ, जितनी कांग्रेस में, जितनी कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस का स्वरूप हो रहा है कि आप प्रभावशाली हैं, कांग्रेस से जुड़े रहे हैं, तो हम आपको जवाबदारी देते हैं। पार्टी का संगठन भी है, पोलिंग बूथ कमिटीज भी हैं, बाकी कमिटीज भी हैं, लेकिन आप भी हैं। भाजपा में आपका रोल बहुत कम है, बिल्कुल मुझे लगता है। कांग्रेस में अभी, भाजपा में आपका रोल कम है, लेकिन मोदी जी का बहुत है। वो एक अपवाद के रूप में स्थिति बन गई है। वो क्या होगा आगे, उसका भी नुकसान होगा, फायदा होगा, उनको वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो भी डिपेंडेंट अभी एक व्यक्ति पे हो गए, या एक व्यक्ति के आभा मंडल के इर्द गिर्द राजनीतिक परिणाम दिख रहे हैं। वो व्यक्ति जिस दिन नहीं रहेगा, तो फिर वो संगठन पे खड़ा हुआ ढांचे की क्या स्थिति बनेगी। अब एक मेरा अब इस इंटरव्यू का एक आखिरी सवाल है आपसे।
जिस तरह आपने बोला है कि अब कांग्रेस में भी हम केडर को प्राथमिकता दे रहे हैं, अब हम उस तरफ जा रहे हैं और लगातार चीज़ों को आप पूरी कांग्रेस जो है व्यवस्थित वापस फिर नए सिरे से इकट्ठी हो रही है, कह सकते हैं एकजुट हो रही है। मेरा ये मानना है कि अगर अगले टर्म्स में कांग्रेस की सरकार आती है और आपके सामने हाईकमान अगर आपसे पूछता है कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो आप अपनी दावेदारी कैसे पेश करेंगे, या आपको खुद को लेकर क्या रहेगा आपका? मेरा राजनीतिक टारगेट अगर कहिए तो अगले 3 साल, 2 साल, 2 साल तो नहीं, 3 साल मतलब चुनाव तक या लोकसभा चुनाव तक, केवल एक है कि कांग्रेस को मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। न मैं विधायक बनने के लिए सोच रहा हूँ, ना मंत्री बनने के लिए सोच रहा हूँ, ना मुख्यमंत्री बनने के लिए सोच रहा हूँ, ना पीसीसी पकड़िए जो भी। मेरा केवल ये है कि अब मैं पार्टी के लिए क्या कर सकता हूँ। अगर मेरे को कांग्रेस में बने रहना है तो मेरा रोल कांग्रेस के लिए क्या हो सकता है। 90 साल से ज़्यादा मेरा परिवार कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है। बहुत उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखे हैं, व्यक्तिगत भी, कांग्रेस के भी, नज़दीक से दूर से बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। तो अब जीवन के इस पड़ाव में, जब पिछला चुनाव में हारा, गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बन पाए, लोगों की भी एक अपेक्षा रहती है, एक उम्मीद रहती है। मुझे वो दिन याद है कि जब चुनाव के रिजल्ट आए, मायूसी रहती है, लेकिन लोगों के आंख में आंसू और यानी जेन्युइन दिख रहा था कि वो अंदर तक प्रभावित हो गए। मेरे लिए नहीं, वो टीम क्या होगा, आगे क्या होगा, हम लोग का क्या होगा। सरगुजा तो बड़ी बात हो जाती है, लेकिन उसमें भी अब कैसे चलेगा। अभी भी जो चल रहा है अच्छा नहीं चल रहा है, बिल्कुल। तो उसको भी देखिए तो कैसा चलेगा, क्या होगा, वो क्या सोच रहे हैं। कंधे एकदम गिरे हुए, बॉडी लैंग्वेज आप देखिए तो सब निराश, एकदम गहरी हतोत्साहना स्पष्ट दिख रही थी। उसी समय एक मीडिया के भी वरिष्ठ साथी थे, उनने भी कुछ सलाह दी और मीडिया के और साथी आई गए उस समय बैठ की कैसा क्या। तो मैंने यही बोला कि चुनाव में मदद मांगने गए थे, अपने विधानसभा में भी लोगों के पास कि हमको मौका दीजिए, और प्रदेश में भी घूमे तो लोगों ने वोट तो दिया ना, उनको कैसे छोड़ेंगे। बिल्कुल। प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, तो जिनने साथ दिया, तो अगले 5 साल तक मैं मैदान नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल। तो वही स्थिति है कि मेरी सोच बिल्कुल क्लियर है कि ये सब कोई बात मायने नहीं रखती, इसमें फंसना भी नहीं चाहिए, व्यर्थ समय भी नहीं गंवाना चाहिए। ये निर्णय आपके नहीं है, आपके स्तर के नहीं है। अगर आपको कुछ करना है जिससे कुछ हो जाए, तब तो उस चीज़ को करो, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है कि आपके करने से आप डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो, तो डिसाइडिंग फैक्टर जिसे हम हाई कमांड कहते हैं, और वो हम मान रहे हैं और जान रहे हैं कि वो जानकारी लेते हैं, गलती किसी से भी हो सकती है। नीचे लेवल, ऊपर लेवल पे आकलन में गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन निर्णय वहीं लेना है। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहिए, शुद्ध रूप से काम करिए। वो तो अलग बात हो जाती है, हम लोग राजनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन वो गीता वाली बात की काम करो, फल की चिंता विंता मत करो। तो ये उन शक्तियों के ऊपर छोड़ देना। हाँ, लेकिन नए दौर में ये भी कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो नए दौर में क्या कहा गया, ये तो पुराना दौर था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। नए दौर में कहा गया कर्म करो, हो सकता है ऊपर वालों ने जूस की व्यवस्था आगे कर रखी हो। तो ये सोशल मीडिया का जो दौर है, उसमें सीधा जूस पे आ गया है। इसमें सामान्य व्यक्ति, ये तो एक रास्ता दिखाने की कोशिश ज्ञानी जो हैं उनने की है। हर समान व्यक्ति के मन में ये रहता है कि काम तो करेंगे, लेकिन मेरे लिए भी कुछ है कि नहीं, मेरे परिवार के लिए कुछ है कि नहीं, मेरे साथियों के लिए कुछ है कि नहीं। वो कोई भी कहेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो मैं भी वैसा नहीं हूँ। ये दिमाग में बातें रहती हैं, लेकिन जो सवाल था कि निर्णय वो अपने हाथ में नहीं,
बिल्कुल। तो उनके ऊपर एकदम निश्चिंत होके, रिलैक्स होके छोड़ना चाहिए। जो भी काम होगा, जो भी परिस्थिति होगी, और लोग भी काम कर रहे हैं, आप ही अकेले काम नहीं कर रहे हो। पार्टी के लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत स्तर पे काम कर रहे हैं, तो सबका आकलन होने दीजिए। बाबा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 10 सूत्र स्पेशल इंटरव्यू के लिए बाबा साहब ने आज 10 सूत्र के कई सवालों के जवाब पब्लिक के सामने रखे हैं। इन सवालों में शंकाएं थी, आशंकाएं थी, कयास थे और संभावनाएं भी थी, जिसका बेबाक तरीके से बाबा साहब ने अपने जवाबों के माध्यम से समाधान किया और जनता के सामने वो सारी बातें रखी जो जनता के मन में कहीं ना कहीं गाये बगाए आती जाती रही। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।